हाय एवरीवन। इस वीडियो में आज हम लोग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता क्या है, इसके मेन पार्ट्स क्या हैं और किस तरह से ये वर्क करता है। तो आइए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता क्या है। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करने का सिस्टम है जिसमें हम लोग किसी भी बॉडी से कंटिन्यू हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम होता है। हमारे जो घर के एसी और फ्रिज हैं इसी सिस्टम पे वर्क करते हैं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म पे वीसीआर सिस्टम भी बोलते हैं। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का इम्प्रूव टाइप्स होता है। इसमें हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं एज ए वर्किंग सब्सटेंस। यूजुअली जो हम लोग इस सिस्टम में रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं उनके कुछ नाम हैं, जैसे अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, फेरॉन एक्सेट्रा। तो आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इस सिस्टम का नाम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्यों पड़ा। तो हम लोग इस सिस्टम में देखेंगे कि जो भी मेरा रेफ्रिजरेंट जो वेपर के फॉर्म में रहता है इवोपरेटर से लो प्रेशर में आता है और कंप्रेसर क्या करता है उसको कंप्रेस करके उसको हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट कर देता है। इस वजह से इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम का नाम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पड़ा है। तो आइए अब हम लोग इसके मेन पार्ट्स पे डिस्कशन करेंगे कि इस सिस्टम में कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं और उन सब मेन पार्ट्स का क्या वर्क है। तो इनके मेन पार्ट्स हैं कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर, एक्सपेंशन वाल्व, एवोपरेटर। अब हम लोग बारी बारी से इन सभी मेन पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि इस पूरे सिस्टम में ये पार्ट्स क्या क्या वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंप्रेसर के बारे में जानते हैं। तो कंप्रेसर का क्या काम है। कंप्रेसर जो भी मेरा रेफ्रिजरेंट एवोपरेटर से आता है, जो कि हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं, जो भी मेरा एवोपरेटर से जो रेफ्रिजरेंट आता है उसका प्रेशर काफ़ी लो होता है। वो क्या करता है कंप्रेसर, इस लो प्रेशर वेपर को कंप्रेस करके हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट करता है और उसको क्या करता है कंडेंसर में सप्लाई करता है। यानी कंप्रेसर का काम क्या है कि जो भी मेरा रेफ्रिजरेंट इवोपरेटर से आ रहा है उसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट करना, ये उसका एक काम है। और ये कंप्रेसर क्या है, इस पूरे सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जैसे हमारे जो बॉडी है उसमें दिल है, हार्ट होता है, उस तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा दिल, हमारे शरीर का जो हार्ट होता है। उस तरीके से कंप्रेसर क्या है, इस पूरे सिस्टम का हार्ट है। यानी ये चलेगा तो पूरा सिस्टम चलेगा, अगर ये बंद हो गया तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। एक काम तो हो गया कि वेपर के लो प्रेशर वेपर को कंप्रेस करके हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट करना। दूसरा काम है कि पूरे सिस्टम में कंटिन्यू मेरा रेफ्रिजरेंट फ्लो करता रहे, वो भी मेंटेन करने का काम करता है कंप्रेसर, क्योंकि ये सक्शन करता है रेफ्रिजरेंट का, इसके बाद वो डिस्चार्ज करता है। तो सक्शन और डिस्चार्ज की वजह से ही पूरे सिस्टम में मेरा रेफ्रिजरेंट जो होता है वो कंटिन्यू फ्लो कर पाता है। इस सिस्टम में हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी पार्ट्स हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर, एक्सपेंशन वाल्व, सब ट्यूब के माध्यम से कनेक्ट रहते हैं और इस ट्यूब में ही रेफ्रिजरेंट जो है वो कंटिन्यू फ्लो करते रहते हैं। यूजुअली जो ट्यूब हम लोग यूज़ करते हैं इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, वो कार्बन स्टील का या एल्युमिनियम का या कॉपर के बने होते हैं और इसमें ही ये पूरा का पूरा लीकेज फ्री होते हैं। अगर लीकेज रहेगा तो इसमें रेफ्रिजरेशन का जो फंक्शन है वो वर्क नहीं करेगा। आइए अब हम लोग कंडेंसर को डिस्कशन करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो भी मेरा लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट है जो एवापोरेटर से आता है कंप्रेसर में, कंप्रेसर उसको कंप्रेस करके उसके टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ा करके कंडेंसर की ओर भेजता है। तो कंडेंसर हम लोग देख सकते हैं, कंडेंसर जो है वो पाइप जो रहता है, कंडेंसर का जो पाइप रहता है वो कॉइल के फॉर्म में रहता है। यहाँ देख सकते हैं कि जो कंडेंसर का जो पाइप है वो कॉइल के फॉर्म में रहता है
और ये जो कंडेंसर जो होता है वो कूलिंग मीडियम यानी एयर के कांटेक्ट में रहते हैं। तो कंडेंसर में कंडेंसेशन की प्रोसेस चलता है, यानी जो भी मेरा रेफ्रिजरेंट जो रहता है वो वेपर से इस ट्यूब में पास करके अपनी हीट को रिलीज करता है और लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही वो कंप्रेसर से मेरा रेफ्रिजरेंट इस कंडेंसर में इन करता है तो हाई प्रेशर वेपर के फॉर्म में रहता है। तो जब ये कॉयल जो है वो मेरा एयर के कांटेक्ट में रहता है, तो जो वेपर रेफ्रिजरेंट रहता है अपने लेटेंट हीट को एयर में रिलीज करता है। यानी जिस तरह से वो ट्यूब में पास करता जाता है एयर के कांटेक्ट में, क्योंकि ये ट्यूब जो है एयर के कांटेक्ट में है, तो अपने हीट को क्या करता है, एयर में रिलीज करेगा लेटेंट हीट को, और वो वेपर से कंडेंस होकर जैसे वो अपर से लोअर ट्यूब तक पहुंचता है लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, और वही लिक्विड आपको रिसीवर में स्टोर हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि कंडेंसर में जो भी मेरा हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट था वो कंडेंस होकर लिक्विड के फॉर्म में रिसीवर में स्टोर होता है। तो रिसीवर में जो भी मेरा रेफ्रिजरेंट स्टोर होता है वो भी हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है, जो कि इस ट्यूब में पास करते हुए अपने प्रेशर को वो रिड्यूस नहीं करता है, प्रेशर को ड्रॉप नहीं, यहाँ प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है। बस यहाँ कंडेंसेशन की प्रोसेस चलता है, अपने फेज को चेंज करता है लेटेंट हीट को रिलीज करके एयर में। अब यहाँ से रिसीवर से जो हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है वो एक्सपेंशन वाल्व से पास करता है। एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, इस हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को रिड्यूस करता है, उसके प्रेशर को कम करता है, और उसे कम करके यानी लो प्रेशर लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करके आपको एवोपरेटर की ओर भेजता है। एक्सपेंशन वाल्व को हम लोग रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वाल्व भी बोलते हैं। यानी ये जो कितना मात्रा में आपको रेफ्रिजरेंट आपको एवोपरेटर में पास करना है, इसको कंट्रोल करने का काम भी आपको एक्सपेंशन वाल्व के द्वारा ही होता है। एवोपरेटर में मेरा लो प्रेशर लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट इन करता है। तो एवोपरेटर क्या होता है, ये पाइप जो रहता है वो कॉइल के फॉर्म में रहता है। जिस तरह से कंडेंसर में जो पाइप रहता है कॉइल के फॉर्म में रहता है, उस तरीके से ही मेरा एवोपरेटर में भी जो पाइप रहता है वो कॉइल के फॉर्म में रहता है। एक कॉइल जो रहता है वो इंसुलेटेड चेम्बर में रहता है, इंसुलेटेड चेम्बर में ही रहता है। एवोपरेशन से मेरा जो भी रेफ्रिजरेंट रहता है वो वेपर फॉर्म से आउट होता है, जिसे कंप्रेसर सक कर लेता है। तो जो भी मेरा रेफ्रिजरेंट था जब एवोपरेटर में मेरा इन करता है वो लो प्रेशर लिक्विड प्लस वेपर के फॉर्म में रेफ्रिजरेंट रहता है, लेकिन जब वो आउट करता है तो लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में रहता है। यानी जब इन करता है या आउट करता है उसके प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता है, बस वो अपने फेज को चेंज करता है। यानी जब वो इन करता है तो वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, तो जो भी इंसुलेटेड चेम्बर में मेरा भी जो सब्सटेंस रहता है उससे हीट लेता है, लेटेंट हीट लेता है, और वो लिक्विड से वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर आउट होता है। तो ये मेरा यानी एवोपरेटर में एवोपरेशन के प्रोसेस चलता है। इसके बाद फिर वो कंप्रेसर में इन करता है, यानी कंप्रेसर उसको सक करता है। कंप्रेसर में फिर वही उस रेफ्रिजरेंट को यानी लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया जाता है। उसके प्रेशर और टेम्परेचर कंप्रेस करने से उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी यहाँ पर कंप्रेशन का प्रोसेस चलता है। इसके बाद फिर वो कंडेंसर से पास करता है, कंडेंसर में वो कंडेंसेशन की प्रोसेस चलता है, यानी वेपर से वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसके बाद फिर एक्सपेंशन वाल्व से पास करता है, जहाँ पे एक्सपेंशन प्रोसेस या थ्रोटलिंग प्रोसेस चलता है, जहाँ पे रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है उसको रिड्यूस किया जाता है। इसके बाद फिर वो एवोपरेटर में जाता है, जहाँ पे एवोपरेशन का प्रोसेस चलता है, यानी वो लिक्विड से फिर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस मेरा कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये पूरा का पूरा मेरा रेफ्रिजरेशन यानी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का पूरा ये प्रोसेस हुआ। यानी प्रोसेस देख सकते हैं, कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपेंशन या थ्रोटलिंग प्रोसेस, एवोपरेशन प्रोसेस, यानी ये 4 प्रोसेस इस पूरे सिस्टम में चलता रहता है, जिससे मेरा जो भी यहाँ से मेरा जो भी सब्सटेंस रहा उसे कंटिन्यू हीट का एक्सट्रैक्शन होता रहता है, और कंडेंसर में कंटिन्यू जो इस हीट लेते हैं, यानी जिससे हीट लेटेंट यहाँ पर जो लिया जाता है रेफ्रिजरेंट के द्वारा, यहाँ पर
एयर में कंटिन्यू हीट को रिलीज किया जाता है, लेटेंट हीट को। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है मेरा थ्रू आउट पूरे सिस्टम में। तो इस पूरे सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि जो इंसुलेटेड चेम्बर है, जो मेरा फ्रिज है या फ्रीजर है, उसमें एवोपरेटर का कॉइल पास करता है। तो इंसुलेटेड चेम्बर में जो भी हम लोग सब्सटेंस या जो भी खाने पीने या पानी का बोतल रखते हैं, उससे हीट एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कंटिन्यू रेफ्रिजरेंट क्या करता है, उससे हीट लेता है और उस हीट को यहाँ पर जो कंडेंसर है, चूँकि कंडेंसर का जो कॉइल है एयर के कांटेक्ट में रहता है, तो उस लेटेंट हीट जो यहाँ से लिया गया है, जिसके थ्रू ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ रेफ्रिजरेंट, अब यहाँ जो वेपर के फॉर्म में था रेफ्रिजरेंट, अपने लेटेंट हीट को रिलीज करता है एयर में। तो ये किस तरह से पॉसिबल है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ से हीट लेना और यहाँ पर रिलीज करना, ये पॉसिबल किस तरह से हो सकता है? क्योंकि हम लोग तो पढ़े हैं कि हीट का जो फ्लो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। तो चूँकि ये जो ट्यूब में रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, यहाँ हीट ले रहा है, तो वही रेफ्रिजरेंट तो यहाँ भी इसी ट्यूब में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ हीट रिलीज कैसे कर पा रहा है? यहाँ हीट ले रहा है, जो भी हम लोग सब्सटेंस रखे हुए हैं वो चूँकि नॉर्मल टेम्परेचर पे ही है, 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर जो भी एयर है वो भी तो नॉर्मल, उसका भी टेम्परेचर होगा 20 या 30 के आसपास ही रहेगा। तो फिर ये पॉसिबल कैसे है? तो आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये पूरे सिस्टम में हीट को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना और कंडेंसर के थ्रू हीट को रिलीज करना, ये प्रोसेस किस तरह से पॉसिबल होता है? तो एक चीज़ हम लोग को समझना है कि प्रेशर बढ़ाने से, यानी किसी भी सब्सटेंस के अगर प्रेशर को हम लोग बढ़ाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है किसी भी सब्सटेंस का। तो इसी प्रोसेस पे ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। प्रेशर को किसी पॉइंट पे बढ़ा देते हैं, बढ़ाने से क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और किसी पॉइंट पे हम उसके प्रेशर को घटा देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट वहाँ घट जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग यहाँ कंप्रेसर यूज करते हैं। कंप्रेसर का काम है प्रेशर को बढ़ा देना। जो भी रेफ्रिजरेंट इस पाइपलाइन में फ्लो कर रहा है उसके प्रेशर को बढ़ा देने का काम करता है। और यहाँ पर हम लोग एक्सपेंशन वाल्व यूज किए हुए हैं जो उसके प्रेशर को घटाने का काम करेगा। तो चूँकि ये प्रेशर जब हम लोग स्टार्ट करते हैं एवोपरेटर से, एवोपरेटर में चूँकि हम बताएं कि एवोपरेशन का प्रोसेस चलता है, यानी यहाँ पर जो भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट रहता है वो लेटेंट हीट लेता है, इंसुलेटेड चेम्बर में जो भी सब्सटेंस रखा रहता है उससे हीट लेता है, लेटेंट हीट लेता है, वो लिक्विड से वेपर के मुँह में कन्वर्ट होता है। तो ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो इस पोजीशन पे कैपेबल है हीट को लेने के लिए, यानी जो भी इंसुलेटेड चेम्बर में सब्सटेंस रखा हुआ है, यानी फ्रिज में जो भी आप चीज़ें रखे हुए हैं उससे हीट ले रहा है। तो ये इसका मतलब है कि जब लो प्रेशर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। हम लोग सपोज मान लेते हैं कि जो इस प्रोसेस में हम लोग रेफ्रिजरेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो है अमोनिया। तो अमोनिया जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल प्रेशर पे -33.3 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत ही कम माइनस में होता है, यानी -33.3 डिग्री सेल्सियस। तो जो भी इंसुलेटेड चेम्बर में हम लोग चीज़ें रखते हैं उसका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग जानते हैं कि हीट का फ्लो कैसा होता है, हायर से लोअर की ओर होता है। तो जो भी इंसुलेटेड चेम्बर में हम लोग चीज़ें रखे हैं उससे हीट का फ्लो होने लगता है रेफ्रिजरेंट की तरफ, और रेफ्रिजरेंट क्या करता है, उससे हीट लेगा, लेटेंट हीट लेगा और अपने फेज को चेंज कर देता है, यानी वो वेपोराइज हो जाएगा। हम लोग ये भी देखते हैं अगर वाटर को हम लोग हीट देते जाते हैं तो क्या होगा, लिक्विड के फॉर्म में रहता है, लिक्विड से फिर वो जब हीट लेते रहते हैं तो वो वेपोराइज हो जाता है। तो वेपोराइज जब लिक्विड से वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो फेज का चेंज करता है। तो जब फेज का चेंज होता है किसी भी सब्सटेंस में,
हीट लेकर वो होता है हीट लेटेंट हीट। तो यहाँ पर देखते हैं कि लिक्विड से वो फेज को चेंज करके आपका वेपर में कन्वर्ट हुआ, यानी वो लेटेंट हीट लेता है। जो भी आप चीज़ें रखे हुए हैं इंसुलेटेड चेम्बर में या फ्रिज में, उससे हीट लिया, हीट लेने के लिए कैपेबल है। क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर जो है वह कम है अभी। तो चूँकि हम बताए हैं कि जो हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं, मान लें अमोनिया है, तो नॉर्मल प्रेशर पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है -33.3 डिग्री सेल्सियस, यानी हीट का फ्लो जो होगा वो सब जो भी चीज़ें रखे हैं उससे रेफ्रिजरेंट की तरफ होगा। रेफ्रिजरेंट यहाँ से हीट गेन कर रहा है उस चीज़ों से, यानी जो सब्सटेंस इसमें आप इंसुलेटेड चेम्बर में रखे हुए हैं। इंसुलेटेड चेम्बर तो हम लोग पहले ही बोले क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हीट का फ्लो हमको बाहर से अंदर की तरफ, ना तो अंदर से बाहर की तरफ करवाना है। इस पूरे चेम्बर को हम लोग को कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है इस इंसुलेटेड चेम्बर में। तो इसलिए हम लोग फ्रिज को देखिएगा पूरा क्लोज रखते हैं, इंसुलेटेड रखते हैं। तो जो भी चीज़ें उसमें रखते हैं उससे हीट एक्सट्रैक्ट करना है हमको। तो ये एक्सट्रैक्ट कौन कर रहा है? तो रेफ्रिजरेंट इससे हीट ले रहा है क्योंकि इसका प्रेशर कम है। अब ध्यान दीजिएगा, रेफ्रिजरेंट यहाँ से लिक्विड से वो हीट लेकर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, लेटेंट हीट लेकर अब वो चला गया कंप्रेसर में। अब हीट तो ले लिया है, अब हीट को रिलीज करना भी है कहीं पर। तो हीट को रिलीज कहाँ करता है, कहाँ कर रहा है? देख रहे हैं कि हम लोग कंडेंसर में वो हीट को रिलीज करता है, यानी अपने लेटेंट हीट को रिलीज करता है एयर में। तो ये पॉसिबल कैसे है? यहाँ हीट ले रहा है, यहाँ आपको रिलीज कर रहा है। तो इसको कैसे करते हैं? चूँकि लो प्रेशर था, प्रेशर को बढ़ा दिए। चूँकि हम पहले ही बताए हैं आपको, किसी भी सब्सटेंस के प्रेशर को बढ़ाने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो कंप्रेसर क्या करता है? उस रेफ्रिजरेंट के बॉइलिंग कंप्रेस करके उसके प्रेशर को बढ़ा देता है। प्रेशर बढ़ने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब वो पास करता है कंडेंसर में। अब प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो अब वो कैपेबल है अपने हीट को रिलीज करने के लिए। अगर इसके प्रेशर को नहीं बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि एयर से ही वो हीट लेने लगता है। क्योंकि हीट का फ्लो कैसा होता है? हायर से लोअर की ओर। तो चूँकि जो रेफ्रिजरेंट है उसका तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है, टेम्परेचर बहुत ही कम है, -33.3 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो नॉर्मल तो और भी कम होगा, 77 होता है, माइनस में -77 डिग्री सेल्सियस होता है जब वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर जब इस ट्यूब से पास करता है तो उसके प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो अब वो कैपेबल है कि अपने हीट को रिलीज कर सकता हो एयर में। प्रेशराइज नहीं करते हैं तो वो कैपेबल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हायर से लोअर की ओर फ्लो करना है। तो अब वो रेफ्रिजरेंट जो है वो एयर में रिलीज करेगा हीट को, जो कि वेपर के फॉर्म में था। तो लेटेंट हीट अपने फेज को बस चेंज करेगा, तो लेटेंट हीट को रिलीज करेगा। और जो भी यहाँ हीट लिया हुआ है इंसुलेटेड चेम्बर में, जो भी आप चीज़ें रखे हुए हैं उससे हीट लिया हुआ था, वहाँ पे हीट को रिलीज कर रहा है। तो अपने हीट को रिलीज करेगा, लेटेंट हीट को एयर में, और वो वेपर से लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर से हमको हीट लेना है यहाँ से, क्योंकि हम देखे हुए हैं फ्रिज में हम देखे हुए हैं कि आप कोई चीज़ें रखे हुए हैं तो 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, जितना आप उसको समय देते हैं उतना वो ठंडा होता है। तो एक बार वो सर्कुलेट किया तो कुछ हीट लिया, फिर से उसको सर्कुलेट करवाना है उसी कॉइल के थ्रू, उसी चेम्बर में जाना है आपको। तो फिर क्या करना है? हीट लेना है वापस से यहाँ से जो भी चीज़ें रखे हैं, तो उसके प्रेशर को फिर से घटाना होगा। तो हम लोग एक्सपेंशन बल्ब से पास करवाते हैं। अब क्या हुआ? एक्सपेंशन बल्ब से पास करके अपने हीट को वो अपना उसका प्रेशर क्या हो गया? रिलीज हो जाता है। प्रेशर कम गया तो अब वो एवोपरेटर से पास करता है, एवोपरेटर में पास करता है तो प्रेशर कम है, तो अब वो कैपेबल है हीट को गेन करने के लिए, यानी जो भी चीज़ें रखे हुए हैं उससे वो हीट फिर से लेगा, फिर से वही प्रोसेस चलेगा, कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेसर फिर उसके प्रेशर को बढ़ाएगा। अब वो फिर वो जो हीट लिया हुआ है एवोपरेटर में, जो भी चीज़ें रखे हुए थे इंसुलेटेड चेम्बर में, उससे जो हीट लिया हुआ था रेफ्रिजरेंट, वो अब रिलीज करेगा कंडेंस होकर, यानी रिलीज करेगा एयर में। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, और जितनी बार वो ट्रेवल करता है रेफ्रिजरेंट एवोपरेटर में, उतनी बार वो इंसुलेटेड चेम्बर में रखे हुए चीज़ों से हीट लेता है और उसको ठंडा करता है, उसे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो आपका प्रोसेस है इसमें कंटिन्यू
इस कूलिंग जो आपका बॉडी है उससे कंटिन्यू हीट का एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि और कहाँ इसको डिलीवर कर रहे हैं, जो भी इंसुलेटेड चेम्बर में सब्सटेंस रखते हैं, यानी जो भी चीज़ें हैं, चूँकि इसे कंटिन्यू हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और कंटिन्यू उसको हम लोग डिस्चार्ज करते हैं एयर में, तो ये यहाँ से ये ठंडा होता जाता है। कंटिन्यूस हीट, जब हम लोग कंटिन्यूस हीट निकालते जाएंगे तो ये क्या होगा, जो भी ऐसे चेम्बर में चीज़ें रखी हुई हैं वो ठंडी हो जाएगी। तो हम लोगों ने ये देखा कि इस प्रोसेस से हम लोग कूलिंग इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कोई चीज़ को जो पहले से ठंडा हो उसको और ठंडा करना हो तो हम लोग इस प्रोसेस से यानी VCR सिस्टम से कर सकते हैं। तो इस सिस्टम में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो आपका रेफ्रिजरेंट जो है कंप्रेसर से जो पास करता है, कंप्रेसर से जो बाहर निकलता है और एक्सपेंशन वाल्व तक, मेरा ये जो रेफ्रिजरेंट इस ट्यूब से पास करता है यहाँ तक वो हाई प्रेशर में ही रहता है, तो इसको हम लोग हाई प्रेशर साइड बोलते हैं, कंडेंसर रिसीवर। और ये यहाँ से यानी जो कंप्रेसर से डिलीवर हुआ और एक्सपेंशन वाल्व में जहाँ इन किया यहाँ तक हाई प्रेशर साइड होता है। फिर एक्सपेंशन वाल्व के बाद से यहाँ कंप्रेसर से इन करने से पहले तक देखेंगे रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर रहता है वो लो प्रेशर रहता है, तो इसको हम लोग लो प्रेशर साइड भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने सीखा, जाना। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है, आप लोग को ये टॉपिक समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।